हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज मैं एचसीएस प्रीलिम्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डिस्कस करूंगा आपके साथ, दैट इज हरियाणा जीके। क्योंकि एचसीएस में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनमें से काफी बच्चे यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं। अब उनको एक जो पार्ट जो अलग से प्रिपेयर करना होता है वो है हरियाणा जीके। तो एचसीएस प्रीलिम्स 2026 के अंदर हरियाणा जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे हमें उनको अप्रोच करना चाहिए, क्या उनका डिफिकल्टी लेवल था, वो सारी चीज आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अगर मैं इस पे टोटल बात करूं तो हरियाणा जीके के 23 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 100। तो यानी कि अराउंड 1/4 ऑफ द पेपर इस बार जो किससे था आपका, वो हरियाणा जीके के पार्ट से था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के थे, कुछ मीडियम लेवल के थे और कुछ डिफिकल्ट लेवल के थे। अब हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए ताकि हम इजी और मीडियम वाले क्वेश्चन कर पाए, डिफिकल्ट लेवल को कैसे मैनेज करना था, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक बेसिक एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई किन किन एरिया से आपके क्वेश्चन आए थे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हरियाणा जीके के थे, ये पूरा हम हरियाणा जीके की बात कर रहे हैं। जो एचसीएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ था 2026 के अंदर, उसमें हरियाणा जीके से 23 क्वेश्चंस थे। तो जो मेजर पोर्शन था जहां से 9 क्वेश्चन आए थे वो थे आपका हरियाणा का जो इकोनॉमी का पार्ट है, जैसे सर्वे हो गया, बजट हो गया, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स होगी वो, प्लस में इसमें हरियाणा जो एग्रीकल्चर रिसोर्सिस, यहाँ से 9 क्वेश्चन थे। फिर हरियाणा हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। देन हरियाणा कल्चर और हेरिटेज, ये भी थोड़ा हिस्ट्री का ही पार्ट हो गया। तो हिस्ट्री और कल्चर से अगर मिलाएं तो 9 क्वेश्चन यहाँ से हो गए आपके, और इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के 9 क्वेश्चन हो गए। ऐसे आप कर सकते हो 18। और फिर 3 क्वेश्चन जो थे आपके वो हरियाणा ज्योग्राफी से हो गए, 18 और 3 21। और 2 लास्ट जो क्वेश्चन थे वो हरियाणा पॉलिटी। तो ब्रॉड जो एरिया आ रहे हैं निकल के वो आ रहे हैं हरियाणा हिस्ट्री एंड कल्चर, हरियाणा ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर मान लो, या हरियाणा इकोनॉमी गवर्नमेंट स्कीम वो, और हरियाणा पॉलिटी। ये 4 मेजर सेक्शन है जहां से जो हरियाणा के क्वेश्चन आपके आए थे। इकोनॉमी वाला जो पार्ट था उसमें थोड़ा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन थे जो सर्वे और बजट से थे आपके, ठीक है। हम देखेंगे अब उनको वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन आप जनरल वैसे भी कर पाते, जरूरी नहीं है आप हरियाणा की नॉलेज हो, आपको इंडिया लेवल की नॉलेज भी होती तो भी आप इस क्वेश्चन को कर पाते। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा रिसीव सिग्निफिकेंटली लेस मॉनसून रेनफॉल कंपेयर टू द नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। अब अगर हरियाणा की बात करें तो आप देखो खुद हरियाणा में हम क्या कहते हैं, जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स है, तो यहाँ पे इन्होंने बात की है साउथ वेस्ट की जो डिस्ट्रिक्ट्स है। तो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में क्या रहता है, पानी कम रहता है, इसलिए वहां पे क्रॉपिंग पैटर्न, सॉइल वो सब वैसी है, ये तो मैं पता है। और जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स है आपकी, यहाँ पे अंबाला हो गया, यमुनानगर हो गया, इधर पंचकुला हो गया, इस साइड के आपकी रेनफॉल थोड़ी ज्यादा है। बस आपको बेसिक एक फिजियोग्राफी का आइडिया होता तो भी आप इस क्वेश्चन को कर पाते, ठीक है। अभी कह रहे हैं द साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा रिसीव सिग्निफिकेंटली लेस मॉनसून रेनफॉल कंपेयर टू नॉर्थ ईस्टर्न। यस, ये ट्रू है आपका, ठीक है। यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है, यहाँ पे रेनफॉल कम है, दिस इज ट्रू असर्शन। अब इसके पीछे रीजन क्या दिया इसने, द अरावली रेंज इन द साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे एक्ट एज द मैसिव ओरोग्राफिक बैरियर ब्लॉकिंग द मॉइस्चर लेडन विंड्स इन फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। अब देखो ये कह रहा है कि जो आपकी अरावली रेज है वो ओरोग्राफिक बैरियर की तरह काम करती है। पहली बात तो अरावली की इतनी ज्यादा हाइट है ही नहीं कि वो एक ओरोग्राफिक बैरियर की तरह काम करे। अगर वो ओरोग्राफिक बैरियर की तरह काम करती, हवा उस पर राइज करती, तो साउथ वेस्ट हरियाणा में क्या होता, रेनफॉल ज्यादा होता ना कि कम होता। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, गलत हो जाएगी, सॉरी। तो आंसर आएगा आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो बिल्कुल बेसिक सिंपल लॉजिक से आप इस क्वेश्चन को मैनेज कर सकते थे। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, फर्स्ट वाला ठीक है आपका, ठीक है। तो ये मैंने आपको वैसे भी बता रखा है कि भाई कैसे अलग अलग रीजन में क्या क्या आपकी रेनफॉल वैसे है नॉर्मली, और कितना क्या डेफिसिट रहा है। तो इन एरियाज में देखो काफी ज्यादा रेनफॉल है आपकी, 142, ठीक है, 160, 163, ठीक है। जबकि बाकी साइड आप देखोगे वहां पे रेनफॉल आपका क्या है, थोड़ा कम है, एक्चुअल रेनफॉल आपकी कम है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आप देखो रीजन। अब रीजन क्या है, ये रीजन मैंने बताया था आपको अरावली वाला, ये रीजन फॉल्स है, बिकॉज अरावली दे आर हाईली डेनुडेटेड और लो लाइंग, ज्यादा हाइट नहीं है उनकी, काफी इरोड हो चुकी है, तो वो बैरियर की तरह काम करती नहीं है। नेक्स्ट, द प्राइमरी रीजन फॉर द साउथ वेस्ट टू रिसीव लो रेनफॉल इज द ज्योग्राफिकल डिस्टेंस फ्रॉम द, अब ये साउथ वेस्ट हरियाणा ये काफी दूर है बे ऑफ बंगाल से, और अरेबियन सी से जो आपकी
आती है विंड्स, वो क्या होती है, अरावली के पैरेलल चली जाती है, तो उनको अरावली क्या कर पाती है, ब्लॉक ही नहीं कर पाती है। जबकि नॉर्थ ईस्ट हरियाणा में यहाँ पे क्या, आपके ऊपर जाओगे तो फिर शिवालिक हिल्स भी आती है, तो वहां पे क्या होता है, जो मानसून को कन्फाइन करके वहां पे बारिश हो जाती है। तो ये रीजन था कि नॉर्थ ईस्ट में हरियाणा में बारिश ज्यादा है और साउथ वेस्ट में कम है। सेकंड क्वेश्चन ये, चलो एक बार इसी का देख लो यहाँ पे, ठीक है, मोरनी हिल्स हो गया आपका, यहाँ पे काफी बारिश है इस तरफ। orographic rainfall, the northeastern district of Haryana bordering the Shivalik experience orographic rainfall. The moisture laden monsoon winds approach these hills, they are forced to rise, the rising air cool, condense and release heavy precipitation. This is why areas like Ambala, Panchkula, it receive high rainfall. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन अगर मैं कहूंगा तो इजीली आप इसको कर सकते थे, ये डूएबल कैटेगरी में आना चाहिए कि आप इसको अगर बेसिक अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन अब हम देखते हैं, विद रेफरेंस टू हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994, ये पहले थोड़ा न्यूज में भी था जब ये 10th क्लास का क्राइटेरिया सरपंच के लिए फिक्स किया गया था, तो ऐसी कुछ चीजें होंगी जो न्यूज में रही है तो आपको पता होनी चाहिए। And its subsequent amendment, how many of the following criteria are mandatory for the candidate contesting for the post of sarpanch? The candidate must possess a functional toilet in their residential premises. तो ये पूछ रहा है कि सरपंच के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू द हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994। तो देखो स्वच्छ भारत मिशन की बात चल रही, तो हम सरपंच को तो कम से कम रोल मॉडल की तरह काम करेंगे, है ना, और वो उनके घर में क्या होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, फंक्शनल टॉयलेट, ये ठीक है। और जो कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया रखा था एजुकेशन का, दैट इज द 10th क्लास। अ मेल कैंडिडेट फ्रॉम जनरल कैटेगरी मस्ट हैव पास्ड मार्टिकुलेशन यानी कि 10th एग्जामिनेशन, ये क्राइटेरिया भी ठीक है आपका। द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एनी अरियर्स ओड टू एनी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके अरियर नहीं होने चाहिए, ये भी ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट बी अ मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज। देखो आपको पता है पंचायती राज के लिए एज क्या है, 25 नहीं है, कितनी है, 21। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ऊपर वाली तीनों ठीक है, आंसर आएगा ओनली 3, ओनली 3। बाकी इसके जो सॉल्यूशन है वो मैंने पूरे डिटेल लिख भी रखे हैं, और जो ओरिजिनल एक्ट में जो प्रोविजन है वो भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। जो हमारा HCS अखाड़ा टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे इसके, ये पूरा डिटेल में। ताकि देखो क्या होता है, PYQ करने का फायदा ये है कि हर एक जो ऑप्शन है उसको एनालाइज करो, उसके जो टॉपिक से जहां से क्वेश्चन आए उसको डिटेल में पढ़ो, ताकि अगली बार अगर उससे क्वेश्चन आए तो वो आपको गलत नहीं होना चाहिए। और PYQ की हमारी एक बुक भी है, वो भी आप टॉपिक वाइज बुक उसको परचेज कर सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 इन हरियाणा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटी पार्ट, एक हमने पहले कर लिया सरपंच वाला पार्ट, अब ये आपका प्रेसिडेंट रूल का देखो आप। प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन हरियाणा एग्जैक्टली 3 टाइम्स, ठीक है भाई, 3 बार हरियाणा में, ये पता ही है हमें, ठीक है। The first instance of the president rule in Haryana occurred in 1967, तो फर्स्ट 1967 में था, सेकंड 1977 में था, थर्ड आपका 1991 में था। ये बेसिक तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट पता है, मे बी सेकंड स्टेटमेंट कईयों को नहीं पता है, तो मैं इसको मीडियम कैटेगरी में आपको काउंट करता हूं। देखो मैं आपको भी सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ 23 के 23, और आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा मैं कि 10 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे थे जो आप इजीली कर पाते। तो 10 क्वेश्चन करना इस पेपर में कोई इतना मुश्किल नहीं था, हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन आप आराम से करते। 13 क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आ रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप 13 क्वेश्चन को नहीं भी करते तब भी आपकी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाती, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन जो इजी वाले थे वो हमें करने थे। मैं इसको मानूंगा मीडियम कैटेगरी का है कि एक स्टेटमेंट आपको आती है, एक अगर नहीं भी आती है तो आप उसको नहीं कर पाते, मैं मानता हूँ आपने छोड़ दिया होगा। फिर भी ऐसे 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऐसे 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आप इजीली कर पाते। तो ये स्टेटमेंट वैसे ठीक है, ठीक है। राव बीरेंद्र सिंह, उनकी गवर्नमेंट और जो कॉलिशन था उसका नाम इन्होंने रखा था संयुक्त विधायक दल, ठीक है। तो आंसर बोथ ए एंड फर्स्ट स्टेटमेंट एंड टू स्टेटमेंट आर ट्रू, ए आंसर आएगा आपका, ठीक है। ये बेसिक मैंने बता रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है आपके इमरजेंसी के लिए, प्रेसिडेंट रूल के लिए, सॉरी। अब हरियाणा में जो 3 बार प्रेसिडेंट रूल लगे हैं, ठीक है, वो आपको डेट कब कब 167 में जो हुआ था, ठीक है, कौन इसके चीफ मिनिस्टर थे। एक होमवर्क आपके लिए है, यहाँ पे आप लिखना है इसमें कौन गवर्नर थे, हर टाइम पे गवर्नर कौन थे वो आपको याद करके कमेंट करना है। और नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल पार्टी, इस टाइम पे विशाल हरियाणा पार्टी थी, कोलिशन का नाम था आपका संयुक्त, दिस इज द संयुक्त विधायक दल, ये कोलिशन का नाम था, पार्टी थी विशाल हरियाणा पार्टी, राव बीरेंद्र सिंह जो हमारे सेकंड चीफ मिनिस्टर थे वो थे।
फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीफ मिनिस्टर वो सारी लिस्ट, गवर्नर की लिस्ट वो भी अपने को याद रखनी होनी चाहिए। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड ड्यू टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इस टाइम क्या हुआ था, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फिर सेकंड गवर्नमेंट आपकी बनी विशाल हरियाणा पार्टी और कोलिशन जो थी संयुक्त हरियाणा विधायक दल के साथ। तो उसमें क्या हो रहा था, फिर डिफेक्शन हो रहा था काफी, ठीक है। तो आयाराम गैराम की पॉलिटिक्स इसी टाइम चल रही थी। तो ये इस टाइम फिर क्या हुआ, आपका प्रेसिडेंट रूल लग गया 67 के अंदर। फिर सेकंड जो प्रेसिडेंट रूल लगा वो लगा था 1977 के अंदर, बनारसी दास गुप्ता जी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है। सेंटर में फिर कौन सी गवर्नमेंट आ गई थी, आपकी जनता दल गवर्नमेंट आई। तो वहां पे देखा गया था फिर उस टाइम जो कांग्रेस की गवर्नमेंट जहां जहां पे स्टेट में थी वहां पे क्या लगाया गया था, प्रेसिडेंट रूल। मोरारजी देसाई सेंटर में प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। और फिर यहाँ पे हरियाणा में भी 77 में इमरजेंसी के बाद प्रेसिडेंट रूल सेकंड टाइम लगा था। थर्ड टाइम पे जो प्रेसिडेंट रूल लगा था हरियाणा में, दैट इज इन द 1991, ओम प्रकाश चौटाला जी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, जनता दल समाजवादी जनता पार्टी। द गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड ड्यू टू रिबेलियन इन द रूलिंग पार्टी, consequent breakdown of the constitutional machinery and the lack of stable majority। गवर्नमेंट में अंदर ही रिबेलियन हो गया था, स्टेबल मेजोरिटी नहीं हो पा रही थी, इसलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल 3 बार लग चुका है हरियाणा के अंदर, 67, 77 और 91। इसमें कौन चीफ मिनिस्टर था, कौन सी पार्टी थी, क्या रीजन था, गवर्नर कौन कौन थे तीनों टाइम पे, वो आपने मेरे को कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए। मैं मानता हूँ चलो ये क्वेश्चन भी अगर नहीं आता पहले वाला कोई बात नहीं, ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ द मीडियम लेवल। हम इजी वाले 10 क्वेश्चन करेंगे बस, ठीक है। ताकि वो एक तरीका होता है पेपर जो एमसीक्यू होते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, उसमें आपको इजी टू मीडियम वाले पहले क्वेश्चन करने होते हैं, उससे आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। बहुत डिफिकल्ट के चक्कर में हम बहुत ज्यादा टाइम उसको देते हैं, फिर हमारे बाकी पेपर छूट जाता है या बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स है उन पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर इससे क्या होता है कि जो डिफिकल्ट होता है वो हमारा ज्यादा टाइम ले जाता है पोर्शन, और इजी और मीडियम वाले से जो हमारा पेपर क्वालिफाई कराएगा उसको हम कम टाइम देते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से ठीक रहती है कि आप इजी और मीडियम वाले करो और अपना प्री क्लियर करो, और फिर जो टाइम एक्स्ट्रा बचता है वो आप मेंस पे फोकस करो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, द जेसी शाह कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन 1966 यूनानिमसली रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ चंडीगढ़ एंड खरड़ तहसील इनटू द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। जेसी शाह कमीशन ने कहा था भाई चंडीगढ़ और खरड़ को हरियाणा में डाल दो, लेकिन यूनानिमसली नहीं कहा था, 2/1 में कहा था। 2 लोगों ने कहा था, एक लोग जो एक मेंबर थे उन्होंने मना किया था। तो यूनानिमसली नहीं होएगा, ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, assertion is wrong। रीजन देखते हैं। तो 1961 linguistic census indicated a decisive Hindi speaking majority in both चंडीगढ़ एंड खरड़, ये ठीक है स्टेटमेंट। तो आपका A is false और R is true, आंसर आएगा D सॉरी, ठीक है। हालांकि मैं इसको मानता हूँ मीडियम कैटेगरी में, लेकिन जिसने हमारी बुक पढ़ी है हरियाणा जी के उसमें ये सब हमने बिल्कुल क्लियरली दे रखा है, तो वहां से आपका कवर हो जाता पोर्शन। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ चलो अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी है तो ये डिफिकल्ट या मीडियम लेवल की कैटेगरी में मैं मानता हूँ आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपने बुक पढ़ी है तो वहां से सॉल्व हो जाता। आंसर आएगा इसका डी, ए इज फॉल्स, बस 1 आर इज ट्रू, ठीक है। तो मैं मानता हूं अभी तक आपने 4 क्वेश्चन किए, ये 5 क्वेश्चन, चलो 5th क्वेश्चन कर लिया। उसमें से एक ही क्वेश्चन है जो इजी था फर्स्ट वाला, बाकी सारे मीडियम टू डिफिकल्ट है। लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कंपैरेटिवली क्या होंगे, इजी होंगे, आप उनको इजीली कर पाओगे। ये क्वेश्चन भी वैसे तो जिसने हरियाणा जी के ढंग से पढ़ रखी है, तो हर एक मतलब कि विमेन के जो अलग अलग आपके ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स है ना बॉडी पे, वो पढ़ते हो आप लोग। लेकिन अगर मैं मानता हूँ चलो ठीक है याद नहीं रहता उस टाइम, तो ये भी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो, पुरली कहाँ पहनते हैं, नोज में, ठीक है। असला या असली बोलते हैं, नेक में पहनते हैं इसको, ठीक है। कड़ी एंकल और छज फोरहेड, तो ये चारों ठीक है। आंसर आएगा डी 1 2 3 4, आंसर इज डी 1 2 3 4। ये सारे मैंने आपको डायग्राम के साथ पूरा प्रोवाइड कर रखा है, एक सिंगल डायग्राम बना दे। यहाँ से आप नेक्स्ट टाइम अगर कल्चर का और ये पार्ट आता है आपका ऑर्नामेंट्स का, वो आपका गलत ना हो, तो उसके लिए आप इसके कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूनिकली आइडेंटिफाइज लूर डांस। अब ये साफ साफ सीधा मैंने जो हमारे हरियाणा जीके की बुक है उसमें आपको दे रखा है लूर डांस, और ये वैसे भी आपको कल्चर में पढ़ना है, डांस हम पढ़ते हैं डांस फॉर्म्स। तो इसको मैं इजी वाली कैटेगरी में मानूंगा, या मीडियम कैटेगरी में, ये आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर ये 6, ये इजीली आप कर सकते थे 2 क्वेश्चन। तो लूर डांस इज रिलेटेड विद द, इट इज अ फीमेल एक्सक्लूसिव, ठीक है। लूर का मतलब फीमेल एक्सक्लूसिव डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द होली फेस्टिवल
कैरेक्टराइज्ड बाय द क्वेश्चंस एंड आंसर इन द सिंगिंग फॉर्मेट। आंसर आएगा इसका बी। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, इतना तो हमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा हरियाणा का हिस्ट्री कल्चर पॉलिटी, है ना, तो उससे ये क्वेश्चन हो जाता सॉल्व। लूर डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो इंसान पेपर देते वक्त शांत रहेगा वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। अब इधर दे रखे हैं आपके क्या ऑथर या पोएट, उधर दे रखे हैं लिटरेरी वर्क। अब वैसे पढ़ेंगे ख्वाजा, अल्ताफ, सूरदास, उदय भानु, राजा राम शास्त्री, और इधर इनके लिटरेरी वर्क है, तो मे भी हमें याद ना उतना। लेकिन आप ऑप्शंस को देखो, ठीक है, आप इसमें से एक चीज देखो जो आपको आती हो। तो ये तो हमें सीधा सीधा लग रहा है सूरदास क्या लिखेगा, सुर सागर। और सेकंड का ऑप्शन बी से मैच करने के लिए केवल एक ही दे रखा है, बाकी कहीं पे सेकंड बी से मैच हो ही नहीं रहा है। तो अगर इसमें थोड़ा काम रह के आप ऑप्शंस को अगर एनालाइज करते तो ये आंसर सीधा निकल जाता ए। क्या आपको भले नॉलेज है, यानी कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे भी सॉल्व होते हैं, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी रखनी है। तो अगेन मैं कहूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 था लूर डांस और क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 क्वेश्चन आप इजीली कर पाते हैं, ये भी आपका हो जाता। ठीक है, आंसर इज ए। बाकी आपको नॉलेज है अगर तो आप कर लो कोई बात, लेकिन नॉलेज नहीं है तब भी ये बस शांति से आप देखते सूरदास सूरसागर सेम आ रहा है नाम, और ये सेकंड का ऑप्शन बी है, इससे आप आंसर कर लोगे इसको। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट सबवेंशन। ठीक है भाई, इंटरेस्ट सबवेंशन स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना, काफी गवर्नमेंट करती है, कोई उसमें कोई दिक्कत। ई बिलिंग फॉर ऑल टाइप्स, तो ये तो ठीक है। क्या ऑल टाइप्स के लिए सभी 2018 में स्टार्ट हो गए थे? ऐसा नहीं है, कुछ बाद में भी हुए थे। ठीक है, फॉर हरियाणा द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन क्रॉप लोन इज 0%। ठीक है, जो इफेक्टिव रेट है और ऑन द क्रॉप लोन इज 0, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट सबवेंशन आ जाता है। तो आंसर आएगा आपका बी, ओनली 2। तो ओनली 2 स्टेटमेंट, पहली वाली आपकी ठीक है, दूसरी वाली इनकरेक्ट थी ई बिलिंग वाली, और फिर थर्ड वाली भी आपकी करेक्ट है। अगेन चलो मैं मानता हूँ थर्ड वाली स्टेटमेंट क्या पता ना पता हो, तो हम ये नहीं मानते डुएबल था, इसको मीडियम कैटेगरी में डाल लेते हैं। ठीक है, द बेस रेट फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस इन द किसान क्रेडिट इज 7%, द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 3% एंड द हरियाणा गवर्नमेंट एडिशनली 4%। तो इफेक्टिव वो आपका 0% आ जाता है। ठीक है, इन फॉर हरियाणा द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन क्रॉप लोन इज 0%। नेक्स्ट ये पूरा दे रखा है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में, ई बिलिंग के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा इनिशिएटेड जेंडर बजटिंग इन 2008-2009। ये स्टेटमेंट ठीक है। ओल्ड एज सम्मान अलावेंस स्कीम इज रन बाय हरियाणा विद 100% सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है, ओल्ड एज सम्मान स्कीम हम स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, तो सेंटर से क्यों लेंगे 100% हम? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। हरियाणा पर कैपिटा इनकम इज हायर देन नेशनल एवरेज, ये बिल्कुल ठीक है, मैंने सर्वे की क्लास में बजट क्लास दोनों में करवा रखा है। ये आपका आंसर आएगा ओनली 2। अगेन मैं मान तो चलो मीडियम कैटेगरी में होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट आपको मे भी ना पता हो। ठीक है, तो मैं इसको मीडियम कैटेगरी में ही मानूंगा, इजी नहीं मानूंगा इस क्वेश्चन को। जिनको फर्स्ट स्टेटमेंट पता थी वो इसको इजीली कर पाते हैं। आंसर आएगा बी, ओनली 2। लेकिन अभी भी मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताया जो आप इजीली कर पाते हैं। ऐसे मैं और क्वेश्चन बताऊंगा अभी आएंगे जो आप कर पाओगे। ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे जो आप इजीली कर पाते हैं, और अगर थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ा है तो 15 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं 23 के अंदर से। 7-8 क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट थे। ओल्ड एज सम्मान का क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, सबके हमने पूरा डेटा रिकॉर्ड्स दे रखे हैं, ताकि अगली बार अगर इन थीम से क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो और आपका ये पोर्शन यहाँ से रिवाइज भी हो जाए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। द एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव वैट ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एक्सेप्ट 4 नॉन जीएसटी गुड्स। तो इन्होंने बस नंबर चेंज कर दिया, 4 की जगह क्या आएगा यहाँ पे 5। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द एक्साइज कलेक्शन ऑन लिकर इज वन ऑफ द मेजर सोर्स, यस इट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स लिकर वाला, ये स्टेटमेंट ठीक है। 1 इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। आंसर आएगा आपका डी। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज है। अगेन इजी टू मीडियम कैटेगरी है, जिसको पता है 5 कैटेगरी उसके लिए इजी हो जाता है, नहीं पता है तो फिर वो मीडियम या डिफिकल्ट लेवल में जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स कंसर्निंग हरियाणा रीजन इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये क्वेश्चन में कहूंगा डिफिकल्ट था बहुत, जिसने बहुत अच्छे से सारा हिस्ट्री को पढ़ रखा है हरियाणा का, एनालाइज कर पाएगा वो इस क्वेश्चन कर पाएगा। लेकिन इसमें एक था, आप देखना जितने भी ये डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, उनका सबके आंसर जो मैच द फॉलोइंग वाले होंगे, ऐसे सॉरी
3-4 स्टेटमेंट वाले होंगे, उनका आंसर ए आ रहा होगा, इसका आंसर ए है। और आगे भी 2-3 ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के जिसमें आंसर क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा, सबसे पहला होता बैटल ऑफ करनाल बिटवीन नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह, फिर सेकंड पे होता एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉर्ज थॉमस इंडिपेंडेंट किंगडम एट हासी, फिर हुआ था ट्रीटी ऑफ सुरजी, देन लास्ट में हुआ था आपका द एनेक्सेशन ऑफ कैथल स्टेट। तो ये ऑर्डर था, आंसर आएगा ए। कोई बात नहीं, डिफिकल्ट था, छोड़ दो इसको, ये क्वेश्चन आपका कट ऑफ डिटरमाइन करिएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसे इजी वाले क्वेश्चन है जो हमारे कट ऑफ हमारे क्लियर कराएंगे, वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कैसे। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 12, परिवार पहचान पत्र के कॉन्टेक्स्ट में देखो, स्कीम ऑफ हरियाणा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। परिवार पहचान पत्र आप देखो फॉर्म भरते हो तब भी आपको देखते हो, इतना मुश्किल क्वेश्चन था नहीं है, ठीक है, फिर भी देखो, चलो मैं मानता हूँ इसको मीडियम कैटेगरी में। तो द मैंडेट इट मैंडेट्स द क्रिएशन ऑफ 8 डिजिट यूनिक अल्फान्यूमेरिक आईडी फॉर एवरी फैमिली रिसाइडिंग इन हरियाणा, यस ठीक है। द डेटा ऑब्टेन थ्रू पीपीपी इज लीगली प्रोटेक्टेड अंडर द हरियाणा परिवार पहचान पत्र एक्ट 22 which designate the Haryana trust based रीडिंग अथॉरिटी एज द डेटा कस्टोडियन। ये अथॉरिटी का नाम इन्होंने बस चेंज कर दिया, तो ये स्टेटमेंट सेकंड वाली गलत हो जाएगी, आंसर आएगा ए ओनली 1। तो जो अथॉरिटी का नाम था दैट इज हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी, तो बस अथॉरिटी का नाम इन्होंने चेंज कर दिया, ना कि हरियाणा ट्रस्ट बेस्ड रीडिंग अथॉरिटी। थोड़ा देखने में ऐसे बड़ा सा नाम लग रहा है, उसको आप हटा सकते थे, नहीं आता है कोई बात नहीं, फिर भी बाकी क्वेश्चन और करते जो इजी वाले थे वो करने थे हमें, क्योंकि अभी तक जो हमने 12 क्वेश्चन देखे उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो आप कर पाते इजीली, है ना, वो ही मैं मान रहा हूं। अभी जो और आने वाले 10-11 क्वेश्चन आएंगे, 5-6 क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैंने आपको सर्वे और स्कीम वाली क्लास दी, जो करंट अफेयर थे उन सब में ये करवा रखा है, तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था जीआई टैग वाला, ठीक है। तो विच ऑफ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग जीआई टैग्स आर ऑफिशियली एसोसिएटेड और एक्सक्लूसिवली और ज्वाइंटली विद द स्टेट ऑफ हरियाणा। फुलकारी ठीक है, पंजाब हरियाणा का हो गया, बासमती राइस भी है, सिरसा के किन्नू भी है, रोहतक की रेवाड़ी फेमस है लेकिन जीआई टैग नहीं मिला हुआ, ठीक है। तो ये गज्जक और रेवड़ी का जो जीआई टैग मिला है वो मेरठ की गज्जक को मिला हुआ है, ना कि रोहतक की रेवाड़ी, ये गलत हो जाएगा, आंसर आएगा ओनली 3, ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक है आपका पहला, दूसरा सिरसा किन्नू भी ठीक है, रोहतक रेवाड़ी, भाई रोहतक रेवाड़ी हाईली फेमस विद इन द हरियाणा फॉर इट्स रेवड़ी एंड गज्जक रोहतक, ठीक है। रोहतक रेवड़ी डज नॉट होल्ड ऑफिशियल जीआई टैग। Similar winter delicious Meerut Gajjak in Uttar Pradesh have received the GI recognition, but Rohtak's variant has not. तो मेरठ की गज्जक है उसको मिला हुआ है जीआई, रोहतक की रेवड़ी को नहीं मिला हुआ। अब ये क्वेश्चन डुएबल था, कैसे डुएबल था आप देखो इसको अगेन, जो हिस्सा ये गोरखपुर जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये तो कितने टाइम से न्यूज में चल रहा है, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट लिमिटेड से है और कुछ थोड़े बहुत प्रपोज्ड है, तो गोरखपुर तो न्यूज में रहता है, और ये कहाँ पे आपका फतेहाबाद में, तो 1 को लगाओ सी से, तो आंसर अब आपका ए और सी में से ही आना चाहिए था। अब ये एक और जो थर्मल पावर प्लांट है राजीव गांधी वाला, ठीक है, ये भी बहुत कॉमन है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट इज इन हिसार, आप कभी भी जाना हाईवे से वहां पे भी आपको दिख जाएगा, और वैसे भी राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट बहुत कॉमन है, पुराना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड का बी इन दोनों में से आ रहा है, इसके अंदर आंसर इज ए। ये कंपैरेटिवली एक मैं कहूंगा इजी वाला क्वेश्चन था, ये डुएबल था, ये करना चाहिए था। 14 का आंसर आएगा ए। ये हरियाणा थ्रू मैप्स जो हमारी बुक है उसके अंदर भी मैंने सारे थर्मल पावर देखो, फतेहाबाद में हो गया, ठीक है, यमुनानगर, पानीपत, हिसार में राजीव गांधी, तो ये सारे आपको थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने दे रखे। ये पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, हरियाणा थ्रू मैप्स वाली पीडीएफ, इसका लिंक मैं टेलीग्राम का आपको डाल दूंगा ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि इसमें हमने मैप्स के थ्रू हरियाणा में जो डिफरेंट चीजें हैं वो सारी कवर कर रखी है, हरियाणा थ्रू मैप्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग ट्रेडिशनल फोक फेयर ऑफ हरियाणा इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हिंदू कैलेंडर, मंथ वाइज दे आर टिपिकली सेलिब्रेटेड इन द चैट ऑनवर्ड्स, आपको लगाना था इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अगेन मैं मान रहा हूँ डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन, ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं, छोड़ दो। आंसर मैंने बताया था हिस्ट्री और कल्चर वालों में डिफिकल्ट वालों का आंसर ए आ रहा है, आंसर इसका ए ही है। सबसे पहले आपका एक है मसानी मेला, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका थर्ड पे गुग्गा नवमी, फिर आपका फाल्गु मेला, और लास्ट में कपाल मोचन मेला। थोड़ा इनको बेटर करना चाहिए था जहां तक मुझे लग रहा है, अगर यहाँ पे 1 2 3 लिखा है तो यहाँ पे भी 1 2 ऐसे होना चाहिए, 1 3 4 और 2 1 4 3, मतलब इसी तरीके से लिखा होना चाहिए, ना कि इन्होंने रोमन नंबर जो लिख दिए न्यूमरल से होने चाहिए, तो उससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है बच्चों की। अब ये मिक्स कर दिया थोड़ा सा,
लेकिन अब ऐसे ही स्टैंडर्ड पेपर में दे रखा था, तो वही मैंने आपको करवा दिया यहाँ पे। आंसर इसका आएगा ए, आंसर इज ए। बाकी मैंने फेस्टिवल दे दिए, एक बार आप इसको गो थ्रू करना सारे, ताकि अगली बार फेस्टिवल फेयर्स का क्वेश्चन आए आपका तो वो आपका गलत ना हो, फेयर्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 15 क्वेश्चन मान लो डिफिकल्ट में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये आपकी डिस्ट्रिक्ट्स दे रखी हैं और ये किस किस इकोनॉमिक फीचर्स के लिए फेमस है। ये इजी क्वेश्चन था, डुएबल था, जैसे हम देखते हैं सुनते हैं अपने हरियाणा के अंदर। पानीपत किसके लिए? टेक्सटाइल के लिए, हब ऑफ हैंडलूम है, ठीक है। गुरुग्राम आईटी के लिए, कॉर्पोरेट सर्विस के लिए। भिवानी एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर मशीनरी ट्रैक्टर और ये सब बनते हो भिवानी के अंदर। आप भिवानी भी थोड़ा टेक्सटाइल के लिए फेमस है। एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए आप कहाँ देखते हो? ट्रैक्टर और इन सब की फैक्ट्री फरीदाबाद में है ज्यादा। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग और ये सब कहाँ है? फरीदाबाद में थोड़ा ज्यादा है, तो आंसर आएगा ओनली 2। ये इजी था, डुएबल था क्वेश्चन। इसको भी हमने हरियाणा थ्रू मैप्स के थ्रू 2 क्वेश्चन आ रखे हैं इंडस्ट्री के, दोनों आप इसके थ्रू कवर कर सकते हैं। देखो भिवानी में लिखा हुआ है टेक्सटाइल, पावर लूम्स और ये सब के लिए फेमस है। Which of the following is are correct? हरियाणा, ये भी इजी क्वेश्चन था। इंडस्ट्रियल बेस ऑफ हरियाणा मेनली कंसिस्ट ऑफ कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर प्रोसेसिंग, फार्म मशीनरी प्रोडक्शन। यस, पूरे हरियाणा की बात कर रहा है तो ये फेमस हमारा इसके लिए है, ठीक है। स्टेट ऑल्सो मैन्युफैक्चर केमिकल, क्यों नहीं कर सकते, हम कर रखते हैं ना, कर रखा है केमिकल मैन्युफैक्चर एज वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो आंसर आएगा दोनों 1 और 2। इनको पढ़ के भी देखो, दोनों जनरल स्टेटमेंट लग रही है जो हमारे हरियाणा से रिलेट करती है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक होगी इसके अंदर। आंसर सी, बोथ 1 और 2। बाकी हरियाणा जीके के लिए आपको घबराना नहीं है, इसके लिए हम जल्दी एक कोर्स भी लेके आएंगे जो बिल्कुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड, जो भी एग्जाम है हरियाणा से रिलेटेड, आप उनको इजीली कवर कर पाओगे और काफी कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल में हम इसको अपडेटेड जो आपका कंटेंट और डेटा है उसके साथ वो कोर्स पूरा करवाएंगे आपको हरियाणा जीके का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? सेलेक्ट द फॉलोइंग। पहला क्या था? एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट। ये मैंने आपका जो बजट की और इकोनॉमिक सर्वे की क्लास ली थी उसमें साफ साफ क्वेश्चन करवाया था, इजी क्वेश्चन था, डुएबल था। 2.65 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने गलत स्टेटमेंट मानी थी इसको। हरियाणा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हैज इंक्रीज्ड इन द पास्ट इन द 3 इयर्स। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट तो इंक्रीज थोड़ी हुआ है, ये तो अच्छी बात नहीं है, हमारे तो बल्कि फिस्कल पैरामीटर अच्छे चल रहे हैं। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। आंसर इज सॉरी, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज ये क्या कह रहा है? हरियाणा का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। आंसर आएगा नीदर 1 और 2, डी। ये करवा रखा था बजट और सर्वे में, तो इजीली क्लास से था, डुएबल था, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बजट का क्वेश्चन है, ये भी इजी है, डुएबल है, क्लास में हमने किया है। जो ये मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, वहां से भी आप देख सकते हो, मैंने करवा रखा है। अकॉर्डिंग टू बजट 26-27 फॉर मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम स्टेट जीएसटी फॉलोड बाय स्टैम्प्स, ठीक है। ये हरियाणा गवर्नमेंट ओन टैक्स रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 11%, ये भी आपका ठीक है। आंसर आएगा बोथ 1 और 2। आंसर इज सी, बोथ एंड 1 और 2। ये कर रखा है, सेटल्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। तो देखो लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपको मिल गए जो इजी है, जो आपके टैली को 10 तक बढ़ा देंगे, यानी कि 23 में से आप 10 क्वेश्चन इजीली कर पाते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन थे जो आप इजीली कर पाते हैं। नेक्स्ट इज द 20th। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैं मानता हूं अगेन कि चलो मुश्किल होगा, ठीक है, लेकिन एक दो ट्राई करो, इसके अंदर आप कम से कम 50-50 कर सकते हो, फिर आपकी रिस्क लेना आपकी चॉइस है। सर छोटू राम, तो ये सर छोटू राम जी आपके जाट लीडर थे, तो कौन सी किताब लिखी इन्होंने? जाट या जीटी? 1 का करो बी से, 1 का बी केवल 2 ऑप्शन में आ रहा है। अब आपका आंसर क्या हो गया? ए और बी में से। ये शॉर्ट, अब आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, उसको। ऐसे 50-50 क्वेश्चन में रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव 0.25 ही है, अगर ठीक हो गया तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, तो ठीक है। हालांकि आंसर 1 ही है, ए ही है, मैंने बताया था आपको। जितने भी हिस्ट्री एंड कल्चर के डिफिकल्ट वाले हैं, इन सबका आंसर क्या आ रहा है? आपका ए ही आ रहा है, ठीक है। आंसर ए ही है, ठीक है। बाकी इसको एक बार आप देख लेना, या आगे के लिए पढ़ लेना। अब तो चलो पेपर हो गया है, लेकिन ये और आपको पैटर्न पता चलेगा कि ऐसे पर्सनैलिटी और इन्होंने कौन कौन से जनरल लिखे हैं, उससे क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके अलावा भी जो और पर्सनैलिटी हरियाणा की उन्होंने कौन कौन सी किताब में जनरल लिखी है, वो आपको पता होना चाहिए। थीम आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, और ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा भी हमें डीप पढ़ने की जरूरत नहीं थी, जितना हमें आता था उससे हम अपनी कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। तो पेपर में घबराना नहीं है, मेन बात है। जो सिंसियर स्टूडेंट है वो आराम से प्री क्लियर कर लेते हैं, बस वो घबराए ना, ठीक है। ये बाकी है, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है ये मैंने आपको कुछ दे दिया है टेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा
रीजन लैग सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, ये तो पूरे इंडिया का था, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप तो हम लैग ही कर रहे थे हरियाणा में खास, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है आपकी। द assassination of नवाब अब्दुल रहमान खान ऑफ झज्जर बिफोर द आउटब्रेक ऑफ म्यूटिनी, नहीं इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बल्कि म्यूटिनी के बाद इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल, आंसर आएगा सी। ठीक है भाई, ये और बाकी इंपॉर्टेंट लीडर है, जो भी इनके ऑप्शन से रिलेटेड, जो भी इस थीम से रिलेटेड कंटेंट रिक्वायर्ड है, वो मैंने आपको इस पूरे पीडीएफ में दे रखा है। आपने पीडीएफ अच्छे से पढ़नी है, एचसीएस अखाड़ा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा इज करेक्ट। मार्कंडा रिवर इज एन एफिमरल स्ट्रीम, यानी कि सीजनल स्ट्रीम है, चेंजेस इट्स नेम टू अरुण रिवर एंटरिंग द स्टेट। देखो अगर इसका नाम अरुण रिवर हो जाता तो हम हरियाणा में क्या जानते हैं, अरुण के नाम से जानते ना, मार्कंडा के नाम से तो नहीं जानते, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, हम तो जानते हैं अलग से मार्कंडा रिवर है वो, तो ये ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि नाम चेंज हो गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। साइबी रिवर ओरिजिनेट्स इन द मेवात हिल्स एंड मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना ज्वाइनिंग नियर ओखला, ऐसा नहीं कि यमुना को ज्वाइन करती है तो आपका जो नजफगढ़ ड्रेन है उसमें जाके खत्म हो जाती है, ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। टांगड़ी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मार्कंडा रिवर, ये ठीक है, ओरिजिनेट इन द मोरनी हिल्स। दृश्यवती रिवर इज जनरली आइडेंटिफाइड विद द मॉडर्न डे चोटांग रिवर सिस्टम, ये भी ठीक है, हिस्ट्री भी थोड़ा हम पढ़ते हैं वो, और ड्रेनेज सिस्टम भी पढ़ते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें कवर करते हैं। दो स्टेटमेंट ठीक है, ओनली टू, आंसर इज बी। अगेन मैं मानता हूं मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, नई अटेम्प्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये पूरा दे रखा है, ठीक है, साइबी हो गया, टांगड़ी हो गया, मार्कंडा रिवर, पूरा आपका सिस्टम, ये भी मैंने हरियाणा थ्रू मैप्स जो हमारी वो एक बुकलेट है उसके अंदर से आपको दिया है मैप से, वो आप वहां से कवर कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, क्योंकि 23 क्वेश्चन ही आए थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द बागड़ ट्रैक, ये भी इजी क्वेश्चन है, फिजियोग्राफी ऑफ हरियाणा अगर आप पढ़ोगे तो ये देखा है आपका बागड़ रीजन, जो राजस्थान से लगता हुआ आपका बागड़ रीजन है, ठीक है। आंसर इसका आएगा हैवीली रोडेड सैंडी द ड्राई सैंडी अपलैंड रीजन अलोंग राजस्थान बॉर्डर फीचरिंग शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, आंसर इज सी। इजी पार्ट था ये आपका डायग्राम के थ्रू, ये भी हरियाणा थ्रू मैप्स का जो डायग्राम है वहां से आप इसको कवर कर सकते हो। तो कुछ चीजें बिल्कुल सीधी थी, स्ट्रेट थी, कुछ चीजें थी जो थोड़ा आपको सोचना पड़ रहा था, है ना, जो फैक्चुअल थी, जो आपको नहीं पता थी। तो एनालिसिस ये कहता है कि टोटल 23 क्वेश्चन थे आपके हरियाणा में एचसीएस प्री 2026 का जो पेपर था उसके अंदर, प्रीलिम्स के अंदर 10 क्वेश्चन जो मैं कहूंगा वो डुएबल थे, और 13 क्वेश्चन जो थे वो मीडियम टू डिफिकल्ट थे। अब वो कौन से क्वेश्चन नंबर थे वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आप उसको चाहे नोट भी कर लेना। देखो जो मैं कहूंगा डुएबल क्वेश्चन थे वो एक बार आप देख सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 1 था, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द रेनफॉल वाला जो पार्ट था आपका, है ना, वो इजी था क्वेश्चन, डुएबल था। ये जो रेनफॉल का था ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर जो 6 था दैट इज ऑल्सो डुएबल, जो लू डांस का था आपका, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये आप कर सकते थे इजीली। देखो क्वेश्चन नंबर 1 रेनफॉल वाला डुएबल था, क्वेश्चन नंबर 2 लूर डांस का जो था वो आप कर सकते थे इजीली, सीधा बुक के अंदर दे रखा था। देन क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका इट इज रिलेटेड टू सूरदास, मैंने आपको बताया था सूरसागर, इजीली था, डुएबल था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो जीआई टैग का था ये आप कर सकते थे। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स थे आपके, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, आपका थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, फतेहाबाद वाला, ठीक है, वो क्वेश्चन था। 1 2 3 4 5, और क्वेश्चन नंबर 16, 5 तो ये हो गए, 5 क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट्स बता रखी थी, और उनके साथ साथ उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको मैच करना था, उसमें बस हमने रूल आउट किया था भिवानी को, है ना, वो इजी था क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर आपका 17 जो इंडस्ट्रियल बेस हरियाणा के अंदर किसका है वो हम इजीली कर पाते हैं, ठीक है।
देन क्वेश्चन नंबर 18 जो फिस्कल डेफिसिट का था, सर्वे वजह से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। देन क्वेश्चन नंबर आपका 19 टैक्स से वैल्यू किससे ज्यादा आ रहा है सबसे, वो भी बजट का था, इजीली हमने कर रखा था क्लास में। और लास्ट जो था दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 जो बागड़ का था आपका, ठीक है। अब देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 क्वेश्चन में कह रहा हूँ आप हरियाणा जीके के, यानी कि 23 में से 10 क्वेश्चन आप इजीली हरियाणा जीके से कर पाओ। अब इससे पहले जो हमने एनालिसिस किया था उसमें मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले सबसे पहले पॉलिटी और आईआर कराया था। पॉलिटी एंड आईआर में जो इजीली डुएबल क्वेश्चन थे, ठीक है, वो आपके अराउंड 11 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन कुछ थे, चलो मान लेते 11 क्वेश्चन ही मान लो, चलो डुएबल थे उसके अंदर से। अब मेरे को एग्जैक्ट याद नो, हाँ 11 या 13 क्वेश्चन, क्या 11 क्वेश्चन थे डुएबल के। इकोनॉमिक्स में जो हमने किए थे, जो इजी मैं मान रहा हूँ, ये जो इजी वाले बता रहा हूँ जो हम कर सकते थे बिल्कुल इजी टू मीडियम, है ना, वो थे आपके 10 क्वेश्चन। फिर उसके बाद ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में आपके थे अराउंड 15 क्वेश्चन जो कि डुएबल थे। तो अब आपके देखो 10 20 21 21 और 15 आपके 36 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जो आप क्या कर सकते थे, इजीली कर सकते थे। प्लस 10 हो गए आपके हरियाणा जीके के, यानी कि 46 क्वेश्चन आप इन 4 सेक्शन से इजीली कर सकते थे अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया आपके साथ। और कट ऑफ कितनी थी इस बार, 52.25। अब बच गए कितने क्वेश्चन आपके, 6 क्वेश्चन बच गए। तब जो आपको कट ऑफ, चलो 7 मान लो, मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन मान लो, आप 56 आपको मार्क्स लाने थे, आप इजीली सेफ रहते अगर 56 आते। अभी 2 सेक्शन और बचे जिनके डिस्कशन मेरे को करने हैं आपके साथ, वो है आपका हिस्ट्री एंड कल्चर और साइंस। अब इनके भी क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, अराउंड दोनों को मिलाओगे तो आप देखना 30 to 35 क्वेश्चन आ रखे हैं अभी। मैं कह रहा हूँ इसमें से अगर आप 5 क्वेश्चन भी कर लेते केवल हिस्ट्री एंड कल्चर के, हिस्ट्री एंड कल्चर काफी डिफिकल्ट था, लेकिन जो बेसिक सिंपल इजी 5 क्वेश्चन थे वो कर लेते, और 5 क्वेश्चन आप साइंस के कर लो, या 6 क्वेश्चन साइंस के कर लो, 4 हिस्ट्री कर लो, कैसे भी करके 10 क्वेश्चन कर लो, तो भी आपका स्कोर इजीली कितना आ सकता था इस बार, 56। तो 52 का बैरियर भी आप इजीली कर सकते थे अगर आप सिंसियरली पढ़ाई की है और एग्जाम में अगर आप काम हो बिल्कुल। तो प्री में मैंने हमेशा देखा है, जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो आपने अच्छे से अगर मेहनत कर रखी है, प्रैक्टिस कर रखा है और कॉमन सेंस थोड़ी अप्लाई करके शांति से अगर आप एग्जाम में बैठे हो, तो आप वो कट ऑफ का बैरियर है वो इजीली क्रॉस कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉप करोगे या बहुत ज्यादा नंबर आएंगे, लेकिन जो भी कट ऑफ जाती है, जो जनरल बच्चा सब आराम से कर पाता है, वो कट ऑफ आप भी क्लियर कर सकते हो। प्री में खासकर ये चीज देखी गई है। तो अपने प्री आप बिल्कुल प्लान करके अच्छी उसकी तैयारी करो, सारे पोर्शंस कवर करो, मैक्सिमम जितना हो सकता है एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, टेम्परामेंट सेट करो, और कोई फर्दर गाइडेंस चाहिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो आप। हरियाणा जीके का आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, उसके लिए हम आपके लिए अलग से हरियाणा जीके का कोर्स लाएंगे जो स्टैटिक करंट विद अपडेटेड डेटा, सारे डायमेंशंस को, इशू बेस्ड हो गया चाहे स्टैटिक पोर्शन हो गया, सबको हम होलिस्टिकली कवर करेंगे आपके साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद। आज 15 अगस्त भी है इंडिपेंडेंस डे की, आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद।